बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाजरीन, सेनेट के इंतखाबात एक डर्टी गेम के तौर पर पूरी अवाम के सामने आ चुके हैं। इसमें कोई शक और शुबे की बात नहीं रही कि सेनेट के इंतखाबात के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग बेश बहा होती है। सेनेटर्स के इंतखाब से लेकर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब तक मामला बहुत गदला सा नजर आता है। यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आती है। ऐसा लगता है कि इंतखाब नहीं बल्कि ये असल सिलेक्शन हो रही है। यहाँ किसी भी फरीक को हाई मॉरल स्टेटस या हाई मॉरल ग्राउंड लेने का शायद अब हक नहीं रहा, क्योंकि ऑपोजिशन की जो कुछ वीडियो सामने आई उनमें तो पैसा लेना, पैसा देना, वोट कैंसिल करना, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आ ही नहीं थी। लेकिन हुकूमत की तरफ से भी कल एक ऐसा बयान रात को आया कि जिसके बाद हलचल मच गई। शिबली फराज साहब कहते हैं कि हमें जिस भी तरीके से जो है वो सादिक संजरानी साहब को लाना पड़े चेयरमैन सेनेट के तौर पर हम लाएंगे। ये उसका मीनिंग है। उन्होंने एग्जैक्टली प्रिसाइसली क्या कहा, जरा वो सुन लीजिए। तो इस तमाम बात से यह अखज़ किया जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ बेईमानी का हक जो है वो ऑपोजिशन को नहीं बल्कि हुकूमत को भी हासिल है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जहां मॉरल स्टैंडिंग की बातें होती थी वो किधर जाएंगी, जहां साफ शफाफ इंतखाबात की बातें होती थी वो किधर जाएंगी। ये क्या सिर्फ बातें और ट्रक की बत्ती की तरह आवाम को पीछे लगाए रखेंगे या फिर अपने वादों को पूरा भी किया जाएगा। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक जो दरखास्त थी वो पीटीआई की और एक दरखास्त पीएमएलएन की, दोनों कैंसिल कर दी, मुस्तरद कर दी, डिसमिस कर दी। और वो दरखास्तें दोनों इसी बात पर थी कि जो सेनेटर्स हैं, नौ मुंतखब सेनेटर्स हैं, उनकी विक्ट्री, उनके जीतने का और उनके सेनेटर बनने का नोटिफिकेशन ना दिया जाए। एक तरफ फैसल वाडा, दूसरी तरफ यूसुफ रजा गिलानी, एक तरफ दोहरी शहरियत का मामला, दूसरी तरफ वीडियो स्कैंडल सामने आना। सेनेट के इंतखाबात में क्या हो रहा है इस हवाले से बात करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दूसरे सेगमेंट की तरफ जाएंगे और बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। नॉट जस्ट कश्मीर के हवाले से बल्कि हमारे यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि कश्मीर को पसे पुश रख के भारत से एक बार फिर तिजारत शुरू करने की कोशिश की जा रही है। ये क्या मामला है, इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं आपके साथ। मेरे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा हमारे साथ मुबशिर बुखारी साहब मौजूद हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इमरान याकूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों सीनियर एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपसे ही स्टार्ट करते हैं। ये तमाम जो हमें सर्कस, सियासी सर्कस नजर आई, इसको पैसे दिए, उधर से वीडियो आई, इधर से स्टिंग ऑपरेशन, उधर से सेनेट के इंतखाबात के अंदर हेर फेर, हॉर्स ट्रेडिंग, अब चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात, इस पूरे हलबलू का रिस्पॉन्सिबल कौन है? ब्रिगेडियर साहब, किसको मोरिद इल्ज़ाम ठहराएं कि हमारे मुल्क में सेनेट के आला ऐवान के इंतखाबात होने लगे हैं और वो एक मजाक और तमाशा बन गए? देखिए अनीका, बात यह है कि इसमें तमाम तर कसूरवार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिस तरीके से पहले दिन से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का एटीट्यूड रहा है, लेथार्जिक, ल्यूकवार्म, दे नेवर ट्राइड कि कहीं भी ट्रांसपेरेंसी हो, फेयर इलेक्शंस हो, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी क्लियर अपनी इंस्ट्रक्शन दी थी कि यूज टेक्नोलॉजी, एंश्योर फेयर एंड फ्री with no horse trading and रिश्वत। Miserably election commission of Pakistan has failed। हर दफ़ा उन्होंने अपना एटीट्यूड बड़ा ही दिखाया कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। They just want to conduct and want to give favor to the, I would say openly, to opposition, and that is very very I think disappointing कि ये कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। I'm sorry, I'm cutting you short। ECP किस तरीके से ऑपोजिशन को फेवर दे रहा है? ऑपोजिशन की एक बड़ी जमात पीएमएलएन ने तो फैसल वाडा साहब की जो जीत की अनाउंसमेंट है, उसका नोटिफिकेशन है, उसको रोकने के लिए ईसीपी में दरखास्त दी हुई थी। जहां यूसुफ रजा गिलानी साहब के नोटिफिकेशन के खिलाफ जो दरखास्त थी वो रिजेक्ट हुई पीटीआई की, वहीं पीएमएलएन की फैसल वाडा साहब की विक्ट्री के अनाउंसमेंट के खिलाफ जो दरखास्त थी वो भी रिजेक्ट हो गई। सो इजंट दिस इक्वल? नहीं, देखें, ये बहुत फर्क है। यूसुफ रजा गिलानी की इट वाज अ टोटल चेंज। नंबर वन, जो इन्होंने सेनेट का इलेक्शन करवाया है उसमें क्या इन्होंने कोई ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया?
कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जिससे इनको ये पता चल सके कि किसने हॉर्स ट्रेडिंग की है, किसने पैसे देकर टिकट भेजा और किसने पार्टी से मुनारफ किया, उसकी मर्जी के खिलाफ वोट दिया? दे डिड नॉट डू इट, जबकि इनको करना चाहिए था। कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, ये उनकी लिबर्टी है, ये लिखा हुआ आर्टिकल में, दे हैव टू डू यूज एनी मीन्स टू इंश्योर कि इलेक्शन जो हैं वो ये ट्रांसपेरेंट हो और इसमें रिश्वत और हॉर्स ट्रेडिंग ना नहीं किया। नंबर 2, अभी यूसुफ गिलानी के मामले में आप देखें कि क्या कुछ हुआ है, कैसे वीडियोज़ आई हैं, कैसे पैसों की बात हो रही है। एक मरियम नवाज ओपनली कह रही हैं कि हमने पैसे नहीं दिए, हमारे टिकट चले हैं। फिर राजा परवेज अशरफ कह रहे हैं कि जी मैंने बाबा हमने एडवांस दे दिया, एडवांस पकड़ लिया लोगों ने, तो व्हाट एल्स इज लेफ्ट। सेकंड ये कि जिस तरीके से ये तस्लीम कर रहे हैं, तो इस पे मैं ये कह रहा हूँ कि इस लिहाज से ऐसा नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स ईसीपी आपकी नजर में मुबशर बुखारी साहब की तरफ चलते हैं। मुबशर बुखारी साहब, घूम फिर कर सेनेट इंतखाबात में हुआ वही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहा करती थी कि जी हॉर्स ट्रेडिंग होनी है, दबा कर होनी है, लेकिन यहाँ कोई दूध का धुला कोई भी नजर नहीं आ रहा है। एक जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि अगर सेनेट इंतखाबात ओपन ना हुए तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी, जो हुई। दूसरी तरफ चेयरमैन सेनेट इंतखाबात के अंदर कोई मसला नहीं है, वो चाहे सीक्रेट एंड प्राइवेट हो जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी शिबली फराज साहब कल कहते हैं कि जी ऐसा नहीं हो सकता कि ऑपोजिशन जो मर्जी हरबे इस्तेमाल करे और हुकूमत जो है हाथ पे हाथ रख के बैठी रहे, हुकूमत भी फिर सारे हरबे इस्तेमाल करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी फरीक, खा वो ट्रेजरी बेंचेस में से हो या ऑपोजिशन बेंचेस में से हो, हाई मॉरल ग्राउंड या हाई मॉरल स्टेटस क्लेम कर सकता है। देखिए, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ये जो हम मॉरल हाई ग्राउंड की बात करते हैं ना, ये नजरिया जरूरत के तहत ही आपके मॉरल बनते हैं। और नजरिया जरूरत के तहत देखिए, मेरा सच, आपका सच आपका सच, ये बुनियादी तौर पे हो रहा है हमारे मुआशरे में भी और खसूसी तौर पे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में भी। आपको याद होगा जब ये ऑर्डिनेंस लाए थे कि ओपन बैलेट के जरिए सेनेट के इलेक्शन हो, तो उस वक्त भी ये सवाल आप लोगों ने, हम लोगों ने, यानी मीडिया ने पूछा था कि भाई आपने ये नहीं बताया कि जब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के इलेक्शन होंगे तो उसके लिए आप ये प्रोसेस अडॉप्ट क्यों नहीं करते, उसी हॉर्स ट्रेडिंग को अवॉइड करने के लिए, एवर्ट करने के लिए। और उसका जवाब किसी भी गवर्नमेंट के फोरम से नहीं आया था हमें उस वक्त भी। और आज जिस चीज का हमें खदशा था वही हो रहा है। ये हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग की बातें करते रहे हमारे सारे दोस्त ही, मतलब जितनी भी सियासी जमातें हैं, और आज सारे वही पॉलिसी और वही स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे हैं। अभी सेनेट में हमने देखा हुई होगी यकीनी तौर पे, लेकिन जब तक एज अ मीडिया हमारे पास जब तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं आता, हम उसको फैक्ट के तौर पे ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन आप परसेप्शन पे चले जाते हैं। चलिए, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत गए, लेकिन अभी वही सूरत हाल पीटीआई को दरपेश है चेयरमैन के इलेक्शन में। 47 अरकान इनके पास है, 50+ जो है पीडीएम के पास है। ऐसी सूरत हाल में अगर संजरानी साहब जीत जाते हैं, पीटीआई के डेप्यूटी चेयरमैन जो अभी नामजद होने हैं, आज उन्हें मैंडेट दिया है प्राइम मिनिस्टर को कि कीजिए, तो अगर ये हुकूमती उम्मीदवार जीत जाते हैं तो हमारा वो जो मॉरल हाई ग्राउंड का नैरेटिव हमने बिल्डअप किया है, यानी हम, जब मैं कह रहा हूं तो हुकूमत, वो कहां पे उस वक्त स्टैंड करेंगे? क्या उस वक्त वो क्वेश्चन करेंगे कि कौन लोग थे पीडीएम? बुखारी साहब, इसके ऊपर तो क्वेश्चन कल रात की शिबली साहब की बात से ही नहीं आ गया कि दिस इज वेरी स्ट्रेंज कि आप बोल रहे हैं कि ऑपोजिशन हर हरबा इस्तेमाल करे और हमारे लिए हर हरबा इस्तेमाल करना जो है वो अलाउड ना हो या हम ना कर सकें, ऐसा नहीं होगा, सारे बराबर बराबर खेलेंगे। तो ये तो एक तरह से इसी पे क्वेश्चन मार्क शुरू हो गया ना। अब इसको तनाजुर में रखते हुए आपकी नज़र में हुकूमत कौन सा हरबा, ऑपोजिशन तो हमें पता है बेतहाशा पैसा फेंकेगी। ऑपोजिशन ने गिलानी साहब के इंतखाब में भी वीडियो तो यही जाहिर कर रही है कि बेतहाशा पैसा फेंका, और इसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, उनके डेस्क पर मौजूद हैं। ऐसी सिचुएशन में हुकूमत क्या हरबा इस्तेमाल कर सकती है? जी देखिए, हुकूमत ऐसी सिचुएशन में, चूंकि हुकूमत कमिटेड है, हुकूमत एफर्ट कर रही है कि अपने कैंडिडेट्स को जिताएं, तो हुकूमत के पास देने को बहुत कुछ होता है। और मजे की बात यह है कि जो जिस तरीके से लेबर हुकूमत करती है,
वो बुक्स में लेजिटिमेट वेज होते हैं। मसलन अगर मैं किसी सेनेटर से कहूँ 25% कोटा है, तो मैं स्टेट मिनिस्टर बना देंगे, तुम्हें एडवाइजर रख देंगे। लेकिन मेरे नजदीक या आपके नजदीक अनीका, ये चीजें भी प्री पोल, पोस्ट पोल, पोलिंग डे रिगिंग का हिस्सा होती हैं और इन्हें भी हॉर्स ट्रेडिंग ही कंसीडर होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जिस मॉरल हाई ग्राउंड की बात कर रहे हैं लोग, यही पॉलिटिशियन जिससे मेरी जनरेशन ने सीखा, जिनसे आप सीख रही हैं, वही मॉरल हाई ग्राउंड की बात करते करते मैं शिबली फराज साहब का बहुत एहतराम करता हूं और उनके एहतराम की वजह ज्यादा उनके वालिद साहब हैं। उनके मुंह से कम मैं ना ये एक्सपेक्ट कर रहा था और ना ही हम शॉक कि वो इस तरह की बात करके एक क्लियर कट इंडिकेटर उन्होंने दिया है। और वही बात दोबारा पॉइंट उसी पे आता हूँ, हुकूमत के पास देने को बहुत कुछ है और जिसपे फिंगर पॉइंटिंग भी नहीं होगी। कल कला को अगर कोई सेनेटर कैबिनेट में आ जाएगा या एडवाइजर बन जाएगा या उसे कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन मिल जाती है, तो उसे कतन आप पाकिस्तानी सोसाइटी में पॉलिटिकल ब्राइब नहीं समझा जाता। तो ये एक हमारे साथ डायलेमा है, इसको ठीक करने की कोशिश में ही लगे हुए हैं। देखिए कब मेहरबानी होती है हम पे कि हम अपनी कोशिशों में काम करें। राइट, चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद उसके बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर सेनेट चेयरमैन कौन होगा ये भी जरा जानने की कोशिश करते हैं। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सबसे पहले इमरान याकूब साहब, मैं आपकी तरफ ही आना चाहूंगी। इमरान याकूब साहब, ये ईसीपी की मेलाफाइडे के बारे में बात की जा रही है कि ईसीपी की शायद नीयत ही ठीक नहीं थी, या ईसीपी ने जो डिसीजन लेना चाहिए था, उन्हें फौरी तौर पर डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से, ये नहीं किया, तो मेलाफाइडे है। आप इस बात से इत्तफाक करते हैं या यकीन करते हैं कि ईसीपी की कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं अगर आपसे सच्ची बात करूं ना, तो मैं नहीं समझता ज़ाती तौर पे कि इसमें ईसीपी की कोई मेलाफाइडी आपको नजर आए। उसकी बुनियादी वजह क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा था, देखिए सुप्रीम कोर्ट तो इस मुल्क की आला तरीन अदली है, उन्होंने जो कहना है वो तो कानून की हैसियत रखता है, लेकिन इदारों को उस पर अमल करने के लिए वक्त चाहिए होता है। हुकूमत को भी रोजाना डायरेक्शंस दी जाती है, लेकिन ये नहीं होता कि फौरी उस पर अमल हो जाए। अब बात यह है, इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि जनाब आपने कहा, हमने बिल्कुल कहा, हम वो स्ट्रेटेजी अब अपनाएंगे, हम एक ऐसा मैकेनिज्म लाएंगे जो फ्यूचर में इस तरह से हो। जैसे इमरान खान साहब ने भी इत्मीनान का वोट लेने के बाद जब तकरीर की, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि जनाब हम अब लाएंगे, मशीनें लाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम होगा, ये होगा। तो ये अच्छी बात है। हर देखिए, हमें ज़ाती तौर पे ये मैं समझता हूँ कि ये चाहिए कि हम हर अच्छी चीज़ में से बुरी चीज़ निकालने की बजाय हर बुरी चीज़ से अच्छी चीज़ निकालने की कोशिश करें। अगर हम ये समझते हैं, कुछ लोग अगर ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि चले आइंदा के लिए अच्छा हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ जाता है, अगर मशीनें आ जाती हैं, तो बड़ा पूरी कौम का इसमें फ़ायदा होगा। फिर इलेक्शन में रिगिंग उस तरह से नहीं हो सकेगी। उसी तरह इलेक्शन कमीशन ने ये जो काम किया, तो मैं ज़ाती तौर पे नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट इस पे ज़्यादा को बरहमी का जो है ना इजहार करे। राइट, ठीक। अच्छा, ईसीपी अगली दफ़ा के लिए मामलात ठीक करे। इमरान याकूब साहब, ये बात सुनते सुनते जो है मेरी भी जो कई दहाइयाँ गुजर गई, आपकी भी, इससे पहले पाकिस्तान की 70 दहाइयाँ गुजर गई, सही कुछ नहीं अनफॉर्चुनेटली हो सका। आपको ऐसा लगता है कि अगर अकेला ईसीपी पे छोड़ दिया जाए, विदाउट द बैकिंग ऑफ लेजिस्लेशन, विदाउट द बैकिंग ऑफ पार्लियामेंट, तो अगले इंतखाबात में भी हम साफ और शफाफ इंतखाब एक्सपेक्ट करेंगे, या ये सिर्फ दीवाने का ख्वाब होगा? अनीका, अगर आप सच सुनना चाहती हैं तो सच तो ये है कि हुकूमत या अपोजिशन, कोई भी पाकिस्तान की सियासी जमात ये अफोर्ड ही नहीं करती, ना ये दिल से चाहती है कि साफ एंड शफाफ इलेक्शन हो। साफ और शफाफ इलेक्शन होने की सूरत में तो इनके पोल खुल जाएंगे। असल चीज ये है कि ये दोनों ही नहीं चाहते, सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए इनका ये कहना, दोनों नारे लगाते हैं जी हमें साफ और शफाफ इलेक्शन चाहिए। मुझे बताएं तो सही, जब ये इलेक्शन करवाते रहे हैं तो कहाँ साफ और शफाफ इलेक्शन हुए हैं? क्या मुस्लिम लीग नून के दौर में साफ और शफाफ इलेक्शन होते थे?
क्या पीपल्स पार्टी के दौर में साफ और शफाफ इलेक्शन होते थे? क्या पीटीआई के दौर में जितने जिमनी इलेक्शन हुए वो साफ और शफाफ हुए हैं? आप किसी एक इलेक्शन को भी नहीं कह सकती। किसी एक अभी हमने 75 डस्का में आपका सारा पोल खुल गया। जब एक इलेक्शन एक हल्के में इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हो सकता तो पूरे मुल्क में आप कैसे उम्मीद रखती हैं? और फिर आपको ये कहना कि जी इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, लेकिन आप ये बताएं कि आप पोस्टिंग ट्रांसफर तो हुकूमत करती है, वहां पे बंदे तो हुकूमत ने लगाए होते हैं, जो वहां पे सारी मेलाफाइडी है वो तो आप करवाते हैं और करते हैं, तो फिर आप किस तरह से सिर्फ एक इदारे को कर सकते हैं? अगर आपने वाकई ये निज़ाम ठीक करना है तो उसमें हुकूमत को अपना रोल अदा करना होगा, इलेक्शन कमीशन को अपना रोल अदा करना होगा, और सबसे बढ़ के तमाम सियासी जमातों को अपना अपना रोल अदा करना होगा। जब तक सियासी जमातें खुद ये फैसला ना कर दें कि वाकई उन्हें साफ और शफाफ इलेक्शन चाहिए, उस वक्त ये कुछ नहीं होगा। राइट अच्छा इमरान याकूब साहब, क्विकली मुझे ये भी बता दीजिएगा, आपकी नज़र में चेयरमैन सेनेट अगला कौन है? देखिए, मुझे तो ये लगता है, क्योंकि अब साफ और शफाफ इलेक्शन की बात हो रही है, तो साफ और शफाफ इलेक्शन हो तो यूसुफ रजा गिलानी को ही अगला चेयरमैन सेनेट होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे। हुकूमत, जैसे आज शिबली फराज साहब ने फरमाया कि हम भी अब बाय दी बुक नहीं चलेंगे, और टीवी पे आके देखें कितनी दीदा दिलेरी से वो कह रहे हैं, तो फिर उसके बाद कुछ सूरत हाल बचती तो नहीं। राइट इमरान याकूब साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब की तरफ चलते हैं। ब्रिगेडियर साहब, अब ऑफ कोर्स एक अहम इंतखाब है जिसके हाथ में चेयरमैनशिप होती है सेनेट की, वो एक बड़ी ताकतवर साइड बन जाती है, चाहे वो ट्रेजरी हो चाहे वो अपोजिशन बेंचेस हों। सादिक संजरानी साहब ने पिछले कुछ अरसे के अंदर जो चेयरमैन सेनेट के तौर पर सेनेट को संभाला है, उसको बहुत सारे इवन अपोजिशन के बहुत सारे लोग भी जो है वो तारीफ करते हैं। लेकिन आपकी नज़र में अगर एनालाइज करें तो आपको अगला चेयरमैन सेनेट बनते हुए नज़र कौन आता है? देखिए, मेरी अपनी जो एक एनालिसिस है उसमें लेट्स बी वेरी क्लियर कि सादिक संजरानी ने सेनेट को बहुत अच्छा चलाया। नंबर 1, 3 साल से वो चेयरमैन है, उन्होंने अपनी गुडविल रेपो कायम की। ही मस्ट हैव हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग विद द सेनेटर आल्सो। नंबर 4, उनके पास अभी भी जो पार्टी के हैं पीटीआई, इसके पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, जेयूआई को छोड़ के बाकी एलाइड पार्टी पे आई एम श्योर कि दे मस्ट बी वर्किंग ऑन इट, क्योंकि पीटीआई के पास अपने नंबर्स पूरे हैं, 47 आई थिंक 48 हो गए। अब 5 का फर्क है, मीन 3 वोट इनको चाहिए हैं, और वो मेरा ख्याल में सादिक संजरानी 5 का फर्क भी नहीं है ब्रिगेड साहब, एक तो पीटीआई के पास आ गया, दूसरा 2 जमाते इस्लामी के एब्सटेन कर रहे हैं। अगर वो भी देखें, वो भी आ जाते हैं तो मतलब ये कि 5 में से अगर 3 वोट इधर आ जाते हैं तो इट इज एनफ। तो ये 3 वोट के लिए जमात इस्लामी भी है और एलाइड ग्रुप्स भी हैं, फिर ये बलोचिस्तान के इंडिपेंडेंट लोग भी हैं। मेरे ख्याल में सादिक संजरानी शुड बी एबल टू मैनूवर, और गवर्नमेंट के होते हुए जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है वो भी अगर देखा जाए तो ओवरऑल आई फील के सादिक संजरानी के इंतखाब जीतने का चेयरमैन का ज़्यादा चांसेस हैं। बट जो उसके बाद जरदारी साहब हैं और उनकी जो टीम है, दे हैव देयर ओन वे टू मैनिपुलेट द थिंग, so it is a very tough competition, but I feel edge is towards सादिक संजरानी। Very interesting। मुबशर बुखारी साहब की तरफ चलते हैं। मुबशर बुखारी साहब, अब क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं अगले चेयरमैन सेनेट की, क्या होगा कि अगर अगले चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी हो, कितना ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को स्टेबिलिटी मिलेगी? और इसकी फ्लिप साइड, अगर यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट होते हैं तो फिर क्या होगा? जी देखिए, ये तो बड़ी एक वाज़ेह पिक्चर पहले ही हो चुकी थी। हमने उस वक्त भी प्रेडिक्ट किया कि यूसुफ रजा गिलानी को एक टेस्ट केस के तौर पे फेंक रहे हैं। हालांकि अगर उन्हें बनवाना होता सेनेटर, सिंध से बड़ी आसानी से बन सकते थे, लेकिन वहां पे एक उन्हें, इसे कहते हैं स्नूकर खेलना, यानी किसी को डिफिकल्ट पोजीशन में ले आना। तो बेसिकली पीडीएम ने स्नूकर खेली नेशनल असेंबली में, और जिसका मतलब ये था कि गिलानी साहब की जीत प्रीएम्बल थी। उसके बाद वादे था कि ये चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए जाएंगे, और अगर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन बहुत बहुत सिग्निफिकेंट है, मेरे जाती नजदीक, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है कि अगर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन संजरानी साहब जीत जाते हैं
तो ये बहुत बड़ा मोरल बूस्टर होगा पीटीआई के लिए और बहुत ज्यादा ये डेंट डालेगा पीडीएम को, क्योंकि पीडीएम बैंक किए बैठी है कि सेनेट के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का इलेक्शन जीतने के बाद वो पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाएगी, और अगर वो ये नहीं जीत पाती तो इनकी जो एफर्ट्स हैं, ये जो व्हीलिंग डीलिंग कर रहे हैं पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के लिए, वो मेरा ख्याल है स्लो डाउन भी होंगी और वक्त के साथ साथ वो मेरा ख्याल है जिसे हम कहते हैं फेड आउट हो जाएंगी। तो ये दोनों जमातों के लिए, हुकूमती अलायंस के लिए भी और पीडीएम के लिए भी बहुत अहमियत का हामिल है। दोनों अलायंसेस का फ्यूचर जो है वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर। राइट मुबशिर बुखारी साहब, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे भारत के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, स्पेशली जब कश्मीर पे तमाम तर मजालिम ढाए जा रहे हैं। आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले कुछ सियासत डिस्कस कर रहे थे, लेकिन सियासत सरहद पार भी चल रही है और वो सियासत कश्मीरियों के लाशों पर और उनकी कब्रों पर चल रही है। ऐसी सूरत हाल में तमाम के तमाम पाकिस्तानी कश्मीर के साथ खड़े हैं। तमाम के तमाम पाकिस्तानियों को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को एट दिस पॉइंट इन टाइम कश्मीरियों की हालत ज़ार के हवाले से और जो भारत का रवैया है उस पर तशवीश है। ऐसी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान को अपने नॉर्मल ताल्लुकात, मामूल के ताल्लुकात भारत के साथ इस्तवार करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? ये एक अहम सवाल है, इसलिए क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से बारहा ये डिमांड की जा रही है कि भारत से यार्न मंगवाया जाए ताकि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसके ऊपर एकदम से जो प्रेशर पड़ा है या जो बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है, उस डिमांड को मीट किया जा सके। सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ कश्मीरियों की लाशें गिराई जा रही हैं, वहाँ कश्मीरियों का कत्लेआम हो रहा है, वहाँ कश्मीरियों को उनकी जायदादों से हाथ धोना पड़ रहा है भारत के मजालिम की वजह से। दूसरी तरफ हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के डिमांड्स पूरी करने के लिए क्या इस मामले को मान लेंगे कि आर्टिकल 370 एंड 35A की एब्रोगेशन के बाद जो मसाइल कश्मीरियों को दरपेश थे, उसके होते हुए हम भारत से यार्न इंपोर्ट करें? ये बहुत अहम सवाल है। इसके अंदर यकीनन कोई हेल्थ का इशू नहीं है, यहाँ किसी की जानो माल का इशू नहीं है, ये इकोनॉमिक इशू है। तो ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही लेकर आऊँगी। ईसीसी के अंदर ये मामला उठाया जाना था, हफीज शेख साहब ने भी इस मामले के ऊपर जो है वो डिस्कशन करनी थी, इस मामले के ऊपर अपना जो पहलू है वो भी देना था। ये बताइए कि क्या कश्मीर के अंदर कितने मजालिम ढाए जा रहे हैं भारत की तरफ से, हम सब के सामने। एंड वी मेड इट वेरी क्लियर कि कश्मीर जो है उसका पाकिस्तान से सर और धड़ का रिलेशनशिप है, लेकिन वो मुल्क जो कश्मीर के ऊपर तमाम मजालिम ढा रहा है, हम उसके साथ एक बार फिर तजारत शुरू करने का सोच रहे हैं, ट्रेड स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, यार्न इंपोर्ट करने का सोच रहे हैं। ये किधर की जो है इंसाफ हुआ कश्मीर वालों के साथ ब्रिगेड साहब? अनिका, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सीज़फायर वायलेशन पे एग्री इसलिए किया कि उसमें हमारे दोनों तरफ के कश्मीरी बहन भाई नुकसान में हैं, उनका जान, उनकी माल, उनका प्रॉपर्टी सब नुकसान हो जाता है। हमारे सिक्योरिटी के एडवाइज़र मुईद यूसुफ ने और फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी क्लियर बात की हुई है कि इंडिया से मुज़ाकरात एक सूरत में होंगे जब वो 370 और 35A को रिवर्स करेंगे। कश्मीर का 2019 5 अगस्त का जो स्टेटस है बहाल करेंगे, फिर मुज़ाकरात होंगे। मेरे ख्याल में इसके ऊपर अगर करेंगे तो गवर्नमेंट पाकिस्तान को बहुत सेटबैक होगा, कश्मीरी कॉज को बड़ा अफेक्ट करेगा। इसलिए मेरे ख्याल में मेरी रिकमेंडेशन भी हमेशा ये होगी एज ए पाकिस्तानी कि टेक स्टैंड, यू आर अ सॉवरेन कंट्री and you are a very strong with a battle hardened military, इसलिए आपको यहाँ स्टैंड लेना है, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अगर सार्क के लिए वो आना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। सार्क को हमने बहाल करना है, उसके लिए अगर उनके नरेंद्र मोदी भी आते हैं, वी कैनट से कि नहीं आए, लेकिन मुज़ाकरात उस वक्त होने चाहिए जब इंडिया इस बात को कहीं ना कहीं रिवर्स करे, उसके बाद मुज़ाकरात होने चाहिए। अदरवाइज भी एंड ट्रेड भी उसी के बाद होनी चाहिए ब्रिगेड साहब जी, ट्रेड भी उसी के बाद होनी चाहिए जो हम यार्न इंपोर्ट करने की बातें कर रहे हैं। Everything should be stopped till the time India negotiate and they say
कि जी हाँ जी, हम रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि चाइना ने बड़ा प्रेशर डाला हुआ है। वहाँ लद्दाख में भी हो सकता है ये अपने उस जो इन्होंने किया है उसको रिवोक किया, उसको वापस लेंगे। और चाइना ने बड़ा प्रेशर डाला, वरना वो बहुत ज़्यादा एरिया का कब्जा कर चुके हैं। उन्होंने इनके 50,000 ट्रुप्स का सर्कल करके वो छोड़ दिया है ऑन द टर्म दैट दे हैव एग्रीड कि हाँ जी हम करेंगे। आई थिंक पाकिस्तान शुड वेट फॉर दैट टाइम एंड वी शुड बी वेरी क्लियर, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट को बहुत बड़ा से धचका लगेगा। राइट, ठीक। मुबश्शिर बुखारी साहब की तरफ चलते हैं। मुबश्शिर बुखारी साहब, सवाल ये पैदा होता है कि कश्मीर के साथ जो जुल्म और सितम ढाया जा रहा है उसके होते हुए भारत के साथ क्या पाकिस्तान की इंपोर्ट शुरू होना, स्पेशली यार्न इंपोर्ट की जो बातें चहमगोइयाँ चल रही हैं शहर इख्तदार के अंदर भी, ये दुरुस्त होगा, मॉरली दुरुस्त होगा? जी देखिए, बात ये है अनीका, लेट मी बी अ लिटिल बिट कैंडिड, ये मॉरली तो कतई दुरुस्त नहीं होगा। और मुझे शिकवा है इस पे हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री से कि जिस तरीके से वॉइसेस रेज करनी चाहिए थी, और स्पेशली जब दिस इन्फो लैब की रिपोर्ट भी आ गई, उसके बाद जिस तरीके से हमारे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर हुई, एविडेंस जरूर दिखाए गए, लेकिन जिस तरीके से वाइब्रेंटली उसको इंटरनेशनल फोरम्स पे एक्सपोज करना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए, जिसका मैं जाती तौर पे मेरा शिकवा है और आपके प्रोग्राम की वसातत से। और ये वो मौके थे जिसपे हम अपना एक कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए भी, और कश्मीर पे जो हमारा मामला चल रहा है उसके लिए हम बहुत इम्प्रेसिव किस्म की एक मूव इंटरनेशनल लेवल पे चला सकते थे, नहीं चलाई। अब ऐसी सूरत हाल में जब ऑलरेडी हम फॉरेन अफेयर फ्रंट पे कुछ फेलियर का शिकार हुए, फिर फैटफ का मामला ग्रे लिस्ट में अभी हम खड़े हुए हैं, ऐसी सूरत हाल में मेरा जाती ख्याल ये है कि एक सॉफ्ट जेस्चर देने की कोशिश की जा रही है इंडिया को। मॉरली तो ये ठीक नहीं है, लेकिन जिन मुश्किलात का पाकिस्तान शिकार है उसके लिए शायद ये एक कोशिश की जा रही है कि हम ग्रे लिस्ट से निकले, क्योंकि आपको अंदाजा है अनीका, मुझसे बेहतर आप जानती हैं कि भारत का फैटफ में इन्फ्लुएंस है। फिर जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है उसका बाकायदा वो मेंबर है, एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो रिपोर्ट है वो फैटफ के मामलात में मानी रखती है। तो शायद हम इस तरह की एक कोशिश करें, और मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि अगर इस हवाले से ये कोशिश की जा रही है तो यकीन कीजिए वो कोशिश आपकी कामयाबी से हमकनार नहीं होगी। और छोटी सी एक इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करके आप एक पूरे कॉज को डैमेज करें, ये बात भी मुनासिब नहीं। तो मैं तो मॉरली इसको ठीक नहीं समझता। हाँ, अगर आपने करनी है इक्वल फुटिंग पे बात करें उनसे कि ठीक है जी, हमारी लड़ाई है, कश्मीर पे हमारा ये स्टैंड है, और कुछ डिमांड पेश करें, और उसके बाद इन नेगोशिएशंस का कौम का मैंडेट लें ऐसे फैसले करने से पहले। राइट, मुबश्शिर बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन माय शो। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, थैंक यू सो मच। इमरान याकूब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं इसी के साथ अपने प्रोग्राम की इख्तिताम पर जाऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।